हेलो गाइस, ये मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो है। ये मैंने चैनल एको पॉइंट बनाया है जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे और उसके अलावा जब हमारे पास टाइम होगा तो हम उसमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें कई जगह का कल्चर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुंबई सिटी के बारे में कि किस तरीके से मुंबई सिटी आज के टाइम पे इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल बन चुका है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे जो ये वीडियो होगा ये 3 अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा। पहले पार्ट में हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एंशिएंट एरा से लेकर मॉडर्न एरा तक। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ की कांदीवली एरिया से जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में इंसानों की मौजूदगी स्टोन एज से ही थी। यहाँ की लोकल फिशिंग कम्युनिटी, जिन्हें कोली ट्राइबल के नाम से जाना जाता है, ये लोग अपनी देवी मुंबा देवी की पूजा करते थे, जिन्हीं के नाम पे आगे चल के मुंबई शहर का नाम ये पड़ता है जो हमें आज देखने को मिल रहा है। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास यहाँ पे अशोका यानी कि एक मौर्यन एम्पायर का रूल स्टैब्लिश होता है। अब जैसा कि हम लोग को मालूम है कि मौर्य जो था, कलिंग के वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे कई सारी केव्स जैसे महादेवी केव्स और कन्हेरी केव्स में हमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आने वाली सदियों में यहाँ पे कई सारे रूलर्स जैसे सातवाहनास, वाकाटकास, कालचूरी, चालुक्य और राष्ट्रकूटास यहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन जो मेन लेगेसी इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं वो थे सिल्हालास रूलर्स, जिन्होंने यहाँ पे वल्केश्वर टेम्पल में बाणगंगा टैंक को बनवाया था। 30th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे भीमदेव रूलर बनते हैं और वो माहिम को अपना कैपिटल बनाते हैं। फिर आगे चल के इन्हीं की डायनेस्टी के रूलर्स मरोल और सालसेट जैसी जगह तक अपनी सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश कर पाते हैं। फिर आगे चल के 1348 के आसपास जिस टाइम पे दिल्ली में तुर्किश रूल स्टार्ट हो चुका था, उसी टाइम पे यहाँ पे भी मुजफ्फरीद डायनेस्टी की स्टैब्लिश हो जाती है और इस तरीके से अभी तक का बॉम्बे जो था वो अब गुजरात के मुजफ्फरीद डायनेस्टी के हाथ में चला जाएगा। गुजरात सल्तनत ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करके इन आइलैंड्स को काफी टाइम तक अपने कंट्रोल में रखा और कई सारे इस्लामिक मॉन्यूमेंट जैसे हाजी अली दरगाह को कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके बाद भी अभी गुजरात को काफी ज्यादा खतरा था इन आइलैंड्स को लेकर, क्योंकि साउथ के बहामनी किंगडम्स लगातार इस पे अटैक कर रहे थे। हालांकि गुजरात ने कई बार इसे डिफेंड किया, यहाँ तक कि उसने कैपिटल भी कोंकण से शिफ्ट करके माहिम कर दी थी ताकि वो अपनी इन एरियाज को बचा सके। लेकिन आगे चल के भी गुजरात भी ज्यादा दिन तक इन आइलैंड्स को कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। हालांकि वो कई सारे जनरल्स यहाँ पे अपॉइंट करता है, जैसे बहादुर खान गिलानी और महमूद गवन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट वही निकलता है कि ये आइलैंड्स का कंट्रोल गुजरात सल्तनत के हाथ से चला जाता है। अब ये वो टाइम आ चुका था जिस टाइम पे तुर्की में ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हो चुका था। ऑटोमन एम्पायर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिड सेंचुरी में यानी मेडिवल टाइम में काफी ज्यादा पावरफुल एम्पायर था, जिसने यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया तक आने से रोक रखा था। कहने का मतलब ये है कि जितना भी गुड्स यहाँ से यूरोप जाता था उस गुड्स को बेचने का पूरा ठेका अरेबियन ट्रेडर्स के पास ही होता था। उनके अलावा कोई भी यहाँ से सामान डायरेक्ट नहीं ले सकता था, क्योंकि यहाँ तक आने की जो रूट थी, जिस रास्ते से यूरोपियंस इंडिया तक आते थे, वो रूट ही ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। इसीलिए पोर्चुगीज और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लग गई कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग इंडिया या फिर ईस्ट एशिया की ओर जाएं ताकि वहां पे जाके हम लोग ट्रेड कर सकें। इसी के रिजल्ट के तौर पे वास्को डा गामा दुनिया का चक्कर काटते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते कोची पोर्ट तक आते हैं। उसी के बाद 1508 के आसपास फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ पे आते हैं और इन 7 आइलैंड्स के ग्रुप को एक नया नाम देते हैं जो था बॉम बहिया, जिसका मीनिंग था द गुड बे। वहीं पे नॉर्थ में मुगल एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, क्योंकि इस टाइम तक बाबर ने 1526 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत के दिल्ली सल्तनत को खत्म करके वहां पे मुगल एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया था। उसी टाइम पे गुजरात के बहादुर शाह को हर तरह से दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खुद भी वो एक अफगान था जो कि अभी तक दिल्ली की लोधी डायनेस्टी के अंदर में अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में लोधी डायनेस्टी खत्म होती है, अब बहादुर शाह को हर तरफ से दुश्मन फेस करने पड़ रहे थे।
नॉर्थ में मुगल्स और राजपूत तो उसके पहले से ही दुश्मन थे, लेकिन अब उनका एक नया दुश्मन आ चुका था जो कि था पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के साथ बहादुर शाह ट्रीटी ऑफ बेसेन साइन करता है। उस टाइम पे जो पोर्चुगीज गवर्नर था वो था नूनो डा कूना। जो बॉम्बे के 7 आइलैंड्स थे वो पोर्चुगीज को दे दिए जाते हैं 25 अक्टूबर 1535 को, और आगे चल के इसको पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिया जाता है। गुजरात के लिए बेसेन जो था वो एक सिंपल 7 आइलैंड्स का ग्रुप था जिसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन पोर्चुगीज के लिए वही 7 आइलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वहां पे वो अपना एक मजबूत नेवल बेस बना सकते थे जिससे जो भी शिप्स आते ट्रेड के लिए उन सब से वो रॉयल्टी डिमांड कर सकते थे। इसलिए पोर्चुगीज ने इस ट्रीटी को काफी ज्यादा अपने लिए यूजफुल माना था। अब आने वाले 100 सालों तक बॉम्बे का जो शेप होगा वो होगा पोर्चुगीज के हिसाब से, मतलब कि पोर्चुगीज अब अपने हिसाब से बॉम्बे को बनाएंगे। यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे, माहिम में फोर्ट बनाएंगे, कई सारे चर्चेस बनाएंगे और इंडो पोर्चुगीज कम्युनिटीज को एंकरेज करेंगे, यानी कि दोनों कल्चर को मिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके। आपको मैं बता दूं कि जब पोर्चुगीज इंडिया में आए थे तो उनकी भी थिंकिंग बिल्कुल सेम इस्लाम के जैसे ही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। सेम थिंकिंग के साथ इस्लाम भी आया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना। मिड 1660s के आसपास यहाँ पे ब्रिटिश और डच जो थे पोर्चुगीज पावर को काफी ज्यादा चैलेंज कर रहे थे। उस टाइम तक इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी जो कि काफी ज्यादा उत्सुक थी कि उसे एक वेस्टर्न ट्रेडिंग बेस मिल जाए, और उन्होंने बॉम्बे को उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी। इसका मौका ब्रिटिश को तब मिलता है जब इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड की शादी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से होती है जो कि एक पोर्चुगीज प्रिंसेस थी, और इस शादी में दहेज के तौर पे पूरे के पूरे इस बॉम्बे और इन 7 आइलैंड्स को किंग चार्ल्स को दे दिया जाता है। और फिर आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 7 आइलैंड्स को लीज पे ले लेती है, वो भी किंग चार्ल्स से, वो भी बहुत ही छोटे अमाउंट, यानी कि केवल और केवल 10 पाउंड पर ईयर के अमाउंट पे ये लोग इन 7 आइलैंड्स को साल भर के लिए लीज में लेते रहते हैं और हर साल 10 पाउंड इसका देते जाते थे। ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड्स को अब फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यूरोपियन पायरेट्स, मराठास और दूसरे खतरों से इन आइलैंड्स को बचा सकें। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखा कि एंशिएंट एरा से लेकर पोर्चुगीज एरा तक मुंबई में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल जाता है। अब फाइनली इसका कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आ चुका था। अब ब्रिटिश यहाँ पे क्या डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से इसको डेवलप करेंगे और क्या क्या ग्रोथ होगी यहाँ पे, ये चीज हम लोग जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा थोड़ा लेंथ में हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग भी इसमें बोर ना हो। अगर आपको बाकी की जानकारी चाहिए तो हम बाकी की चीजें अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप जाइए और अपनी पूरी मन की भड़ास उतार सकते हैं।